हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेंटेनेंस वाला चैप्टर कवर अप करते हैं। देखिए, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट हम पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर 2 जो अडॉप्शन से रिलेटेड था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया था। आज की वीडियो में हम देखते हैं मेंटेनेंस वाला पार्ट जो कि चैप्टर 3 के अंदर दिया गया है। देखिए, उससे पहले एक थ्योरी है जो यहाँ पर आप देखिए, जिसका नाम है रिलेशन बैक थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले वाइफ होती थी वो अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी सोल की पीस के लिए बच्चा अडॉप्ट करती थी। अब अगर वो बच्चा वापस उस फैमिली में आता है तो वो क्या करेगा, पार्टीशन को रीओपन करेगा। तो एक रिलेशन बैक थ्योरी थी। पर अब ये जो थ्योरी है ये इनइफेक्टिव हो गई है सेक्शन 12 के अंदर। 12 क्या था, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन थे। अब इसके अंदर केस लो था सीताबाई वर्सेस रामचंद्र। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया कि अभी भी कुछ प्रोविजन है जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं रिलेशन बैक थ्योरी के। तो ये केस लो पिछली वीडियो में मिस हो गया था, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में बताया। अब देखिए, आज की वीडियो में हम हमारा अगला जो चैप्टर है वो कवर करते हैं। चैप्टर 3 इसका नाम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइफ को लेकर मेंटेनेंस। 19 में हम पढ़ेंगे विडो डॉटर को लेकर, फिर चिल्ड्रन और पेरेंट्स को लेकर मेंटेनेंस, डिपेंडेंट्स को लेकर, और अदर्स में हम पढ़ेंगे कि कितनी अमाउंट मेंटेनेंस की दी जाती है, या फिर जो मेंटेनेंस है वो अल्टर हो सकता है कि नहीं, चेंज हो सकता है कि नहीं, या प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करी जाती है। ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब मेंटेनेंस ऑफ वाइफ आपने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ा होगा। वही आप शादी के बाद आप क्या देंगे, खर्चा पानी देंगे अपनी वाइफ को, जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। देखिए, इस में सेक्शन 18 जो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, उसके अंदर सबसे पहला प्रोविजन, सबसे पहला जो क्लोज है वो ये बोलता है कि जो वाइफ होगी उसको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमनी होती है वो एक अलग चीज होती है, जो वन टाइम पेमेंट होती है, जो आपको डिवोर्स के बाद देनी पड़ती है। पर यहाँ पर मेंटेनेंस आप दे रहे हैं तो ये मंथली जाएगी, उसकी अमाउंट फिक्स की जाएगी, और ये लाइफ टाइम, जब तक बीवी क्या करती दूसरी शादी नहीं कर लेती या फिर वो खुद कैपेबल नहीं हो जाती, जब तक आपको मेंटेनेंस उसको देनी ही पड़ेगी। तो 1 के अंदर मेंटेन किया जाएगा वाइफ को लाइफ टाइम के लिए, ये दिया गया है। फिर सेकंड ये बोलता है, जनरल रूल ये है कि दे रिसाइड टुगेदर, कि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो साथ में रहेंगे। पर अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जहां वो साथ नहीं रह सकते, वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले डिजर्सन। डिजर्सन मतलब कि जो हस्बैंड है वो आपको छोड़कर चला गया है। सेकंड में आता है क्रुअल्टी। क्रुअल्टी मतलब उसको मारपीट कर रहा है, उसके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, वो सारा क्रुअल्टी में आता है। ठीक, जो सी है उसके अंदर लिप्रेसी नाम की एक डिजीज होती थी, जो कि कम्युनिकेट हो जाती थी एक पर्सन को दूसरी से। पर अब ये यहाँ पे रिपील हो चुकी है, तो ये नहीं आती है इसके अंदर। फिर डी में हम देखते थे कि अगर वो दूसरी वाइफ रखता है तब भी वो साथ नहीं रह सकती। अगर कुकुम्बिन रखता है तब भी साथ नहीं रह सकता है, रह सकती है वो बीवी। और सीज टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू ही नहीं रहा है तो भी वो क्या कर सकती है, साथ नहीं रह सकती, या फिर कोई और रीजन है तो भी। तो ये कुछ रीजंस दिए गए हैं जहां पर वो दोनों साथ में नहीं रहते, हस्बैंड और वाइफ। अब देखिए, तो कुछ सिचुएशन में है जहाँ पे मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो एंड भी हो जाती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? अगर वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है, मान लो वो पहले हिंदू था पर वो कन्वर्ट हो गया है, मुस्लिम मुस्लिम बन गया है, तो अब उसको मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिलेगा। अनचेस्ट अगर हो गया है तब भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये दो ही कंडीशन यहाँ पे है जहाँ पे मेंटेनेंस है वो एंड हो जाता है। अब सेक्शन 19 देखिए। जो 19 जो है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। अब वाइफ के साथ में आपको जो 19 के अंदर विडो डॉटर इन लॉ का मेंटेनेंस दिया गया है। तो विडो डॉटर इन लॉ कौन होती है? जो जिसका हस्बैंड खत्म हो गया है, तो अब उसको मेंटेनेंस कौन देगा? तो सबसे पहले देखिए, फादर इन लॉ वो मेंटेनेंस कब देगा? जब उसकी को पार्सनरी प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखना, फादर इन लॉ के लिए फादर इन लॉ लायबल तभी होगा जब उसके पास को पार्सनरी प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखना है, और उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। फादर इन लॉ के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको मेंटेन कर सकता है या उसको शेयर दे सकता है। अब वुमेन है, वो अगर खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कब? अगर वो खुद ही खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही, उसकी कोई जॉब वॉब नहीं है, अगर उसके हस्बैंड की कोई स्टेट थी और वो उसमें से भी नहीं खुद को मेंटेन कर पा रही है, या उसके खुद के फादर और मदर की कोई स्टेट थी उससे भी वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, या फिर उसके सन और डॉटर, उसके बेटे बेटी के पास कोई स्टेट थी उससे भी वो मेंटेन नहीं कर पा रही, तो अगर ये तीनों ही चीज उसके पास नहीं है तब वो फादर इन लॉ के पास जाती है और उसकी को पार्टनरी प्रॉपर्टी से क्या बोलती है, अब इसमें से मेरे को मेंटेनेंस दीजिए। ये 19 के बाद में अब हम देखते हैं सेक्शन 20, जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन होते हैं उनको भी मेंटेनेंस कब तक मिलेगी? जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाते। मतलब 18 प्लस होते ही आपकी मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी बॉय के केस में, और गर्ल के केस में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो उसकी मैरिज तक आप क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेनेंस देते हैं।
अब देखिए, सबसे पहले एवरी हिंदू इज बाउंड टू ड्यूटी टू मेंटेन द फॉलोइंग। किसको मेंटेन करेगा? उसकी ड्यूटी है मेंटेन करना, बाउंड है वो। किसको? लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट दोनों बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट दोनों बच्चों को मेंटेन करेगा। और अगर एज और इन्फर्म पेरेंट है तो उसको भी, एज मतलब जिसकी उम्र हो गई है, इन्फर्म मतलब जो कि बीमार है, तो उन पेरेंट्स को भी वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा। बॉय है उसको मेजोरिटी तक मेंटेन करेगा, और गर्ल है उसको टिल सी रीमैरिज तक, सी टिल मैरिड तक उसको उसकी शादी होने तक मेंटेन करेगा। अब इसके अंदर जो है एक प्रोविजो दिया गया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेप मदर जो है वो भी इंक्लूडेड है। अब 20 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 21। 21 के अंदर आता है डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस। डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस कैसी होगी? तो देखिए, अब इसमें जो डिपेंडेंट्स है वो बहुत सारे दिए गए हैं, तो उनको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक पर्सन है। ठीक है, अब ये पर्सन है तो इसके डिपेंडेंट कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले उसका डिपेंडेंट होंगे फादर, मतलब उसके पापा, फिर उसकी मदर। ये दोनों समझ में आ गए, फादर और मदर डिपेंडेंट होंगे। फिर होती है विडो। अगर, ठीक है, वो पर्सन है, उसकी अगर कोई विडो है तो फिर वो इसके अंदर इंक्लूडेड है डिपेंडेंट के अंदर। फिर उसके बाद में आता है सन। ठीक है, सन के बाद प्री डिसीज सन। जो ये एस है और एस कटा हुआ है, इसका मतलब हो गया सन मर गया है। प्री डिसीज का मतलब पहले मर गया है वो। तो प्री डिसीज सन आ गया, और इसमें सन प्री डिसीज सन का भी सन। या आप बैरक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा, पर ये डायग्राम के रूप में क्या होता है, थोड़ा समझने में आसानी होती है। अब उसके बाद में जो डॉटर है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। अब डॉटर कौन सी होगी? ये प्री डिसीज सन से की डॉटर, फिर प्री डिसीज सन, प्री डिसीज सन की भी डॉटर, तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, देखिए, ये वाला जो क्लोज है, ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार बैरेक से रीड करके बताती हूँ। हीज और हर सन, और सन ऑफ द प्री डिसीज सन, एंड सन ऑफ द प्री डिसीज सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, सो लॉन्ग एज ही इज माइनर, जहां तक भी वो माइनर है, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट ही इज अनेबल टू ऑब्टेन द मेंटेनेंस, और वो मेंटेनेंस नहीं ले पा रहा है, in the case of grandson from his father and mother's estate, in the case of the grandson from the estate of his father and mother, or the father's father or father's mother। तो ये थोड़ा बैरक की लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पर सिंपल लैंग्वेज में इतना ही है कि सन होना चाहिए, और प्री डिसीज सन और प्री डिसीज सन का भी सन। ठीक है, वो डॉटर के केस में प्री डिसीज डॉटर होगी, और उसके बाद में प्री डिसीज सन की भी डॉटर। ठीक है, अब उसके बाद में आता है डिपेंडेंट। ये ना 6 नंबर पे वीडो। सन की कोई वीडो है तो भी वो आप पे डिपेंडेंट है, तो वो भी डिपेंडेंट के अंदर आएगी। और सन की भी वीडो है तो वो भी डिपेंडेंट होगी, वो भी इसके अंदर आएगी। अब उसके बाद में सन है, वो भी डिपेंडेंट है। डॉटर है, वो भी डिपेंडेंट है। इलिजिटिमेट सन है, वो भी डिपेंडेंट है। और इलिजिटिमेट डॉटर अगर वो भी है, वो विडो डॉटर। अब देखिए, यहाँ पे विडो डॉटर कब आएगी? विडो डॉटर सिर्फ तभी आएगी अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो, या फिर अगर उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है तो, या फिर जो फादर इन लॉ है, जो उसका ससुर है, उसने मेंटेन करने से मना कर दिया है तो सिर्फ इसी केस में वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिपेंड हो जाएगी। तो ये जो है 11 जने ये आपके डिपेंडेंट्स में आएंगे। तो डिपेंडेंट्स को पहले तो ये पूछा जाता है डिपेंडेंट्स होते कौन है, तो फादर मदर विडो, फिर ये प्रीडिसीज वाली दो चीजें, फिर सन डॉटर, इलिजिटिमेट सन या इलिजिटिमेट डॉटर और विडो डॉटर, तो ये सारे जो क्या आएंगे डिपेंडेंट्स में आएंगे। अब सन है उसको कब तक? जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता, जब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा, और डॉटर को शादी तक मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये सारे हमको ये बता रखे हैं कि डिपेंडेंट होते कौन है। अब मेंटेनेंस उसको कितनी दी जाएगी, ये 22 के अंदर है कि डिपेंडेंट्स को कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी, वो इसके अंदर हम देखते हैं। देखिए, इफ एनी हेयर ऑब्टेन द प्रॉपर्टी देन ही शैल मेंटेन ऑल। अगर कोई भी हेयर है, अगर एक जन है उसको भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो सबको मेंटेन करेगा। इफ एनी डिपेंडेंट इज नॉट ऑब्टेन प्रॉपर्टी, अगर किसी डिपेंडेंट को प्रॉपर्टी नहीं मिली है, देन ही कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम द पर्सन हु रिसीव द प्रॉपर्टी। तो जिसके पास प्रॉपर्टी रिसीव हुई है तो उससे वो मेंटेनेंस ले सकता है। मान लो दो जने हैं, ठीक है, एक S1 है और एक S2 है। S1 को प्रॉपर्टी मिल गई तो अब S2 क्या कर सकता है? इससे प्रॉपर्टी ले सकता है। एक जने को प्रॉपर्टी मिल गई तो वो दूसरे से भी मेंटेनेंस मांग सकता है। अब आता है पर्सन हु हैज रिसीव द प्रॉपर्टी, हिज लाइबिलिटी शैल बी प्रोपोर्शनल। अगर किसी पर्सन को रिसीव हुई है प्रॉपर्टी तो उसको लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर 1/4 प्रॉपर्टी आपने ली है तो 1/4 प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी भी है, तो 1/4 लाइबिलिटी भी आप पे जाएगी। 4 पॉइंट देखिए, वेर एवर एनी पर्सन हिमसेल्फ और डिपेंडेंट एंड ही रिसीव द प्रॉपर्टी बट रेशियो ओनली दैट ही कैन ओनली मेंटेन हिमसेल्फ, देन ही शुडंट बी लाइबल।
ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो डिपेंड है और उस पे उसको प्रॉपर्टी मिली है, पर वो जो रेशियो है वो सिर्फ खुद ही को मेंटेन कर सकता है, तब वो लाइबल नहीं होगा। मान लिए कि अगर एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से जो उस पर्सन को जो शेयर मिल रहा है वो वन फोर्थ मिल रहा है, और उस वन फोर्थ से उसको इतना ही मिल पा रहा है कि वो सिर्फ खुद ही को मेंटेन कर पा रहा है। तो जब मैं खुद ही को मेंटेन कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरे को कहाँ से पोर्शन दूंगा? अब आप भी आ जाएंगे कि मुझे भी मेंटेनेंस दो इसमें से। तो जब इसमें से मैं खुद ही को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको मेंटेन कैसे करूंगा? तो इस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब जो डिपेंडेंट्स है वो सिर्फ तभी लायबल होंगे जब वो क्या करेंगे, वो रिसीव कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो सिर्फ वो तभी लायबल होंगे। तो ये हो गया डिपेंडेंट। अब देखिए अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितनी होगी। जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो हम क्या देख के देंगे? ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस की अमाउंट दे रहे हो तो कोर्ट क्या देखेगी? तो जब दोनों केसेस में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो सेक्शन 23 के अंदर दिया गया है। देखिए, कोर्ट है वो मेंटेनेंस देने से पहले क्या देखेगी? आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, अगर आप मेंटेनेंस किसी को दे रहे हैं, मतलब वाइफ को दे रहे हैं, चिल्ड्रन को दे रहे हैं, पेरेंट्स को दे रहे हैं, तो आप अगर खुद कैपेबल होंगे तभी तो आप मेंटेनेंस दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यही है कि आप पहले ये देखेंगे कि कोर्ट पहले ये देखेगी आप कितने कैपेबल है मेंटेनेंस देने के लिए। तो दोनों चीजों को अलग अलग रख के देखते हैं। वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स को एक जगह और डिपेंडेंट्स को एक जगह। देखिए वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स को जो मेंटेनेंस जाएगा वो सारे डेट पे करने के बाद जाएगा, मतलब आप पे जितने भी लोन है वो सारे आपने पे कर दिए, उसके बाद आप मेंटेनेंस दोगे। ऐसे नहीं है कि आप पूरी तरह से कर्जे में डूबे पड़े हो और आपकी बीवी आके बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप क्या करेंगे, पहले अपने सारे डेट है वो पूरे करेंगे, उसके बाद में ही आप मेंटेनेंस देंगे। उसके बाद में देखिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन स्टेटस ऑफ द पार्टीज। अब कोर्ट है वो देखेगी कि आपका स्टेटस कितना है, आपकी पोजीशन कितनी है, आप कितना मेंटेनेंस दे सकते हो। मान लीजिए एक पर्सन है वो महीने के 20,000 कमा रहा है, ठीक है। अब आपका डिवोर्स हुआ, आपकी बीवी ने बोला मेरे को तो महीने के 50,000 चाहिए। तो अब आप ये बताओ 50,000 देगा कहाँ से? उसकी अर्निंग ही नहीं है 50,000। तो सिर्फ ये कि जो उस पर्सन की पोजीशन क्या है, वो कितना कमा रहा है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब देख के मेंटेनेंस दी जाएगी और ये कोर्ट देखेगी। अब उसके बाद में आता है रीजनेबल वांट्स। जो भी रीजनेबल वांट्स है वही पूरी करी जाएगी। अब आप क्या बोलेंगे, मुझे मेरी मेडिकल के लिए बेसिक खर्चा चाहिए, मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बेसिक खर्चा चाहिए, तो ये होते हैं रीजनेबल वांट्स। अब आप बोलोगे मुझे तो रोज 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, मुझको तो ये चाहिए, तो वो रीजनेबल वांट्स नहीं होती। तो रीजनेबल वांट्स से सिर्फ वही पूरी की जाएगी जो उनके हाथ में है। तो कोर्ट ये देखेगी आपके अगर रीजनेबल वांट्स है तो उसी के लिए आपको मेंटेनेंस मिलेगा। अब से उसके बाद में आता है इज देयर एनी रीजनेबल ग्राउंड टू लिव सेपरेटली। अब ये भी देखेगा कि आप कहीं जानबूझ के तो अलग नहीं रह रहे, क्या रीजनेबल ग्राउंड है। जो हमने ग्राउंड्स देखे थे कि अगर वो हस्बैंड भाग गया है, अगर वो दूसरी बीवी रखता है, तो ये सब चीजें जो ग्राउंड्स उसमें अवेलेबल थे उन ग्राउंड्स को देखकर ही कि उसके पास वैलिड ग्राउंड अलग रहने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ ग्राउंड ही नहीं है और आप मेंटेनेंस लेने के लिए जबरदस्ती अलग रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट ये भी देखेगी। अब ऑन प्रॉपर्टी आप कितनी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं ये देखा जाएगा, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, वाइफ अकेली है, उसके 2 बच्चे, ये देखा जाएगा, या फिर एक बच्चा है ये देखा जाएगा, या वाइफ सिर्फ अकेली है ये देखा जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो भी देखा जाएगा। अब उसके बाद में आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? सबसे पहले वो देखेंगे सारा डेट आप पे कर दो, कर्जा वर्जा जितना भी है आपको उतार दो, उसके बाद जो बचती अमाउंट वो मेंटेनेंस पे जाएगी। अकॉर्डिंग टू द विल जितना उसके पास हो सकता है, जितना उसके पास देने का यो कैपेबल होगा उतनी ही मेंटेनेंस जाएगी। अब देखा जाएगा रिलेशन बिटवीन द पार्टी। आपके डिपेंडेंट है फादर मदर को, मान लो आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो आपके रिलेशन क्या है, वो पार्टीज की एक दूसरे की मम्मी पापा है कि क्या है, ये सब देखा जाएगा। रीजनेबल वांट्स है वही जो पिछली बार हमने देखा था कि रीजनेबल वांट्स वही कि आप रीजनेबली अपनी मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए बेसिक खर्चा पानी मांग रहे हो, अनरीजनेबल वांट्स नहीं कर रहे हो, वो देखेगी। पास्ट रिलेशंस कैसे रहे वो देखी जाएगी। कहीं क्या होता है किसी को बदला लेने के उससे मैं आ गया तो उससे मेंटेनेंस लूंगा, तो ये सब रिलेशन भी देखी जाएगी कि कहीं कुछ गलत रिलेशन में तो ये मेंटेनेंस नहीं ले रहा है। फिर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी देखी जाएगी, कितनी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, मेंटेनेंस सभी दी जाएगी। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स देखे जाएंगे कि कितने नंबर है, एक को दो को, उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस दी जाएगी। तो ये सेक्शन 23 के अंदर था। दोनों को हमने डिफरेंशिएट करके अच्छे से समझ लिया कि मेंटेनेंस कब और कितनी दी जाएगी। अब देखिए सेक्शन 24 में ये दिया गया है कि अगर जो मेंटेनेंस दे रहा है वो हिंदू होना चाहिए। देखो हिंदू एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो ये हिंदूज पे अप्लाई होगा। अगर आप कन्वर्ट करके कोई और रिलीजन में चले गए, मुसलमान बन गए या फिर क्रिश्चियन बन गए, तो आप पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 25 देखिए, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर्ड ऑन द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई है 2 करोड़ रुपए की, आप अचानक से धनवान हो गए, आपके पास पैसा भर भर के आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस की अमाउंट आपकी चेंज हो सकती है। आप
20,000 रुपए कमा रहे थे, थोड़े ही साल बाद में आप 2 लाख रुपए कमाने लग गए, तो आपकी जो मेंटेनेंस की अमाउंट है वो कोर्ट है वो चेंज कर सकती है। जहां आप 20,000 रुपए पर महीना देते थे, अब आपको ज्यादा भी दे सकते हैं। तो अगर आपके सर्कमस्टांसिस में जरा भी चेंज हुआ तो कोर्ट आपकी मेंटेनेंस की अमाउंट भी चेंज कर देगी। अब उसके बाद में आता है 27 के अंदर 26 के अंदर दिया गया डेट टू हैव द प्रायोरिटी। जितनी भी डेट है उसकी प्रायोरिटी है, मतलब पहले आप अपना कर्जा फुलफिल करिए, मेंटेनेंस बाद में देना, ठीक है। पर 27 के अलावा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, 27 के अलावा हम आगे पढ़ेंगे 27, पर अगर आप पे कोई कर्जा है तो पहले वो पूरा होगा, उसके बाद ही आप मेंटेनेंस दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन है वो चारों तरफ से कर्जे में घिरा हुआ है और उसके बाद में आप मेंटेनेंस देने चले हो, नहीं, सबसे पहले वो सब चीजें आप पे जितना भी डेट है वो पूरा होगा, उसके बाद आप मेंटेनेंस दोगे। अब उसके बाद में एक्सेप्ट 27 27 देखिए जो 27 है उसके अंदर दिया गया है कि मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, कब है जो मेंटेनेंस चार्ज किया जाएगा। तो जनरल रूल ये दे रहा है कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं होगा। कब नहीं होगा? विल पे, ठीक है, इच्छा, डिग्री ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की डिग्री है या फिर एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपकी विल है या फिर डिग्री ऑफ कोर्ट है या फिर एग्रीमेंट है, तो इन सब की चीजों के अलावा जो मेंटेनेंस है वो चार्ज नहीं होगा। अब 28 में देखिए इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस। राइट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा? व्हेन द राइट ऑफ मेंटेनेंस और व्हेन नो राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो अगर आप राइट ऑफ मेंटेनेंस का हो गया ग्रेट्यूटोस, मतलब आपका अच्छा व्यवहार है, ग्रेट्यूटोस एक्ट है तब, व्हेन देयर इज अ नोटिस टू द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को नोटिस है तब, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा ट्रांसफर करने का? व्हेन इट इज फॉर कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन के लिए कि बदले में मुझे कुछ मिल जाए उसके लिए आप मेंटेनेंस करें तो नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट को पता है नो मेंटेनेंस इज गिवन। एंड व्हेन देयर इज अ नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को कोई नोटिस नहीं गया है तब, ठीक है। अब ये हो गया चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट, 28 तक जो मेंटेनेंस था वो 28 तक ही था, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 4 जो हमारे पास है उसके अंदर दो सेक्शन दिए गए हैं। जो सेक्शन 29 है जो कि रिपील हो चुका है, और ये रिपील कौन से एक्ट से हुआ है, तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है। जो 1960 का अमेंडिंग एक्ट है उससे ये रिपील हुआ है। 30 जो सेक्शन है उसके अंदर दिया गया है सेविंग। सेविंग क्लोज ये बोलता है कि अगर इससे पहले आपने अडॉप्शन दिया है तो वो भी अडॉप्शन है, उसको कुछ और नाम नहीं दे सकते, वो भी अडॉप्शन है और वो भी वैलिड होगा। तो ये पूरा मेंटेनेंस एक्ट हमने इस और पिछली वीडियो, दो पार्ट्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।